This is Ankita from India. So, कल हम लोगों ने देखा था लेसन नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टैंडर्ड 12th का। तो कल के वीडियो में जो हुआ था उसकी थोड़ी सी समरी दे देती हूँ। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि इसका बैक्टीरिया की डेफिनेशंस देखी थी। सम बैक्टीरिया और फंगस ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि वेरी कॉमन चीज़ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में माइक्रोब्स की यूज़ से बनाते हैं और वो है कर्ड। फिर हम लोगों ने देखा कि कर्ड कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है वो बनाता है कर्ड और उसको कॉमनली बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब। ये कैसे काम करता है, तो दही और दूध, ये दो चीज़ें चाहिए होगी। दूध लेने के बाद दूध में थोड़ी सी अमाउंट में दही डाल देते हैं तो सुबह तक वो कर्ड में चेंज होता है। तो वो कैसे होता है, तो कर्ड में पहले से ही लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये लैक्टोबैसिलस ये होता है कर्ड में। तो ये रात भर अपने आप को डिवाइड करता रहता है और सुबह तक हम लोग को मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में और सुबह तक हमको कर्ड मिल जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो लैब है मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जो लैक्टिक बेसिक बैक्टीरिया है वो किस एक और चीज़ में मतलब लैब का एक और बेनिफिशियल रोल है। किस में, तो चेकिंग डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, जो अपनी बॉडी में डिसीज कॉज करता है माइक्रोब्स, उसको भी ये लोग चेक करते हैं। फिर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट एंड द स्पेसिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स वर यूज्ड। अब इसका मतलब होता है कि अब जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती है चीज़ की, वो हमको कैसे पता चलता है कि वो कैसे डिफरेंट है, तो हम लोग उसका टेक्सचर देखते हैं, फ्लेवर देखते हैं और टेस्ट देखते हैं। उस हिसाब से हमको पता चलता है कि वो डिफरेंट है। और वो डिफरेंस आता है कहाँ से, तो वो आता है जो माइक्रोब हमने यूज़ किया है चीज़ बनाने के लिए, उस माइक्रोब के भी डिफरेंट टाइप्स रहते हैं कि वो कैसे अपने आप को वो डिवाइड करता है या तो फिर टेक्सचर का देता है, फ्लेवर देता है और टेस्ट देता है उस हिसाब से। तो इसको देखने के बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, तो वो था एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़। तो ये जो स्विस चीज़ है इसमें ना बड़े बड़े लार्ज होल्स होते हैं। वो किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 होता है। किसकी वजह से ये CO2 प्रोड्यूस होता है चीज़ में, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो आप देख रहे हो कि मैंने इसको स्लैश किया है, तो ये मैं ऐसे याद रखने के लिए, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में ज़्यादातर बैक्टीरियाज के नाम ही याद रखने हैं। तो जैसे मैंने देखो ये प्रो अलग रख दिया, पियोनी और बैक्टीरियम। अब इसको ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम और शर्मानी, ऐसे स्लैश करके आप अच्छे से याद कर सकते हो। ऐसे मैं याद करती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप भी कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो अब इसमें हम लोग जैसे कि दही बोला था, मैंने दही का एग्जाम्पल फिर से इसमें लिया था कि जैसे कि दही होता है, दही को अगर हमको बड़े लार्ज अमाउंट में बनाना है तो हम इतने सारे अमाउंट मतलब लार्ज अमाउंट दही बनाने के लिए चीज़ भी तो बड़ी चाहिए रहेगी ना, मतलब जिसमें हम बना रहे हैं वो बड़ा चाहिए रहेगा। तो उसमें हम लोगों ने कटोरी यूज़ की थी क्योंकि हमको घर में भी बनाना था और थोड़ा सा ही चाहिए था इसीलिए। पर इसमें हम लोग जब इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसे बड़े बड़े वेसिकल्स होते हैं, इसमें बनती है चीज़। इसमें मिल्क होता है और इसमें थोड़ा कर्ड डाल देते हैं उस हिसाब से जितना मिल्क होता है। उसके बाद जाके हम लोग को लार्ज अमाउंट में कर्ड मिलता है जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बेवरेजेस देखे थे कि माइक्रो बेवरेजेस में भी यूज़ होता है। बेवरेजेस मतलब जूस हो गया, फिर या तो फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गया, उसमें भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स होता है माइक्रोब्स का। और हम लोग को सब में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि कौन से चीज़ों में कौन से बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं।
तो जैसे कि इसमें देखा था वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट सचेरोमाइसिस सेरेविसिया ये यूज होता है। इसको कॉमनली बोलते हैं ब्रेड, ये जो ब्रेड मेकिंग के लिए यूज होता है इसको कॉमनली बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। यहाँ पे ब्रेवर्स ईस्ट ये यूज होता है, सीरियल्स में यूज होता है, फ्रूट जूस में यूज होता है और प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल भी ये प्रोड्यूस करता है। कौन सा बैक्टीरियम? सचेरोमाइसिस सेरेविसिया। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहा था। एंटीबायोटिक्स में भी माइक्रोब्स के बड़े बड़े रोल्स होते हैं, तो वो सब आपको मैंने अपने वो वाले वीडियोस में बता दिया है। सो आप अगर चाहिए तो आप देख सकते हो वो वीडियो, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ इसमें क्या है कि इसमें अभी हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं कि पिल्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। और एक जो बैक्टीरियम है ना वो कैसे बना उसका यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वो बैक्टीरिया बना तो बना कैसे और मिला तो मिला कैसे। बैक्टीरिया का नाम है पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक में यूज होता है। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स से। Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohols, and enzymes. Example of acid producers are Aspergillus niger, a fungus of citric acid. Citric acid अब हमको कैसे मिलता है? ये जो बैक्टीरिया है ना ये केमिकल रिलीज करता है जो कि होता है सिट्रिक एसिड, इसकी वजह से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। फिर एसेटोबैक्टर एसेटी, अब बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरियम है, जैसे ये फंगस था यहाँ पे ये बैक्टीरियम है, वो बनाता है एसेटिक एसिड को। फिर क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम, अब बैक्टीरियम, ये भी एक बैक्टीरियम है, ये बनता है बुट्रिक एसिड। फिर लैक्टोबैसिलस, अब बैक्टीरिया जो बनाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ये सब आपको अच्छे से याद करना होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कर लो चाहिए तो। फिर आते हैं नेक्स्ट पैरा पे, ईस्ट सचेरोमाइसिस सेरेविसिया इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, सचेरोमाइसिस सेरेविसिया ये जो ईस्ट है ये इथेनॉल बनाने में काम आता है। फिर माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। माइक्रोब्स हम एंजाइम्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लिपेसेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। मतलब ये जो लिपेसिस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये यूज होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। जब हम लोग डिटर्जेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ज्यादा अच्छे से स्टेन साफ करता है, तो स्टेन्स कैसे साफ होते हैं? तो इस बैक्टीरिया की हेल्प से वो स्टेन्स अच्छे से साफ हो जाते हैं। जो भी डिटर्जेंट होगा उसमें ये वाला बैक्टीरिया होगा ही होगा क्योंकि उसको बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में ये हेल्प करता है। फिर आएगा यू मस्ट हैव नोटिस दैट bottled fruit juices brought from market are clearer as compared to those made at home. This is because the bottled juice are clarified by the use of pectinases and proteases. Stereotokenases produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as clot buster. तो ये वाला जो फर्स्ट था ना इसमें था कि यू मस्ट से लेके यहाँ तक प्रोटेसेस तक। अब ये वाला समझाती हूँ, ये क्या है? ये है कि अगर हम लोग कोई जूस लेते हैं, बाहर का जूस लेते हैं, तो उस जूस में हमको एकदम क्लियर जूस मिलता है। वो जूस एकदम क्लियर होता है, ना कि उसमें कोई पल्प नहीं होता, कोई ऐसी फ्रूट की सब्सटेंस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको क्लैरिफाई करते हैं वो लोग। अब उसको क्लैरिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग।
ये जूस क्लैरिफाइड होता है ये बैक्टीरिया की वजह से, पैक्टिनेसिस और प्रोटेसिस के वजह से। इन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हम लोग को क्लैरिफाइड जूस मिलता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो फिर ये जो बैक्टीरिया है ये जूसेस क्लैरिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, इसीलिए हमको क्लैरिड जूस मिलता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ना कि हम घर में जो जूस बनाएंगे उसमें थोड़ा सा तो सब्सटेंस आएगा ही आएगा, कोई भी अगर हम फ्रूट यूज़ कर रहे हैं उसका। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज ले लेते हैं। ऑरेंज में जब हम लोग ऑरेंज जूस बनाते हैं तो उसमें हमें एक पल्प मिलता है, उसका जो पल्प होता है वो रह जाता है। तो वो जो मार्केट में मिलता है वो उस ऑरेंज जूस में वो पल्प नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ये दो बैक्टीरिया की मदद से वो लोग पूरा जूस को क्लियर कर देते हैं। तो अभी स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लोथ बस्टर फॉर रिमूविंग clothes from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। अभी जो ब्लड क्लोथ्स हो जाते हैं तो उसको रिड्यूस करने में कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है हमारे लिए? वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और जो अगर हमारा ब्लड क्लोथ ज़्यादा हो जाता है ब्लड वेसल में तो फिर वो हार्ट अटैक को भी लीड कर सकता है, मतलब हार्ट अटैक की तरफ भी हमको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसका मतलब ये। फिर अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन immunosuppressive agent in organ transplant patients is produced by the fungus Trichoderma polysperm. Statins produced by the yeast Monascus purpureus has been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It acts by competitive inhibited the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. तो अब इसमें एक और हम लोग को मॉलिक्यूल मतलब एक और माइक्रोब मिल गया है जो है साइक्लोस्पोरिन ए। ये यूज्ड होता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं किसी पेशेंट का, क्योंकि उनके ऑर्गन फेल हो गए तो उनको ये दिया जाता है। वो प्रोड्यूस कौन से फंगस से होता है? तो ये नाम ले लो उसका अच्छे से, ये पढ़ना पड़ेगा सारे नाम्स। ट्रिकोडर्मा पोलेस्पोरम, ट्रिको के बाद स्लैश फिर डर्मा, पोलिस या फिर पोले याद रख लो, पोले के बाद स्पैश और फिर स्पर्म। स्टेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस पर्पुरस। अब ये ईस्ट, इस ईस्ट से जो ये ईस्ट किस में यूजफुल होता है? ये ईस्ट यूजफुल होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूजफुल रहता है। वो कैसे करता है? तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको वो रिड्यूस कर देता है अपने आप, मतलब वो जो एंजाइम क्रिएट करता है कोलेस्ट्रॉल को उसको रिड्यूस करवाने में हेल्पफुल है। आ जाते हैं टॉपिक 10.3 माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पे। We know that large quantities of water waste are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is called sewages. तो इसमें मतलब डेफिनेशन दी है सीवेज की। सीवेज मतलब गटर। तो आजकल बहुत बड़े क्वांटिटी में वेस्ट ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब बहुत सारे वाटर का वेस्टेज हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। उसकी वजह से ये जो वेस्ट ऑफ वाटर है उसे सीवेज मतलब गटर कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक. Have you ever wondered where the huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? This cannot be discharged into nature water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plants (STPs) to make it less pollution. अब बहुत सारा pollution वाटर वेस्ट हो रहा है
तो उस वाटर वेस्ट को हम कहाँ पे डिस्पोज करते हैं? इतना सारा डेली वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसको हम कहीं पे तो डिस्पोज करते ही होंगे। तो उसमें दिया है कि ये जो हम जहाँ पे डिस्पोज करते हैं वो है रिवर्स, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, स्ट्रीम्स। तो अब रिवर मतलब दरिया, समुंदर और इन सब चीज़ों में हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा टॉयलेट वेस्ट भी होता है, इसीलिए। तो सीवेज गटर में सिर्फ टॉयलेट वेस्ट ही होता है, वो सब होता है, तो इसकी वजह से हम इसको डायरेक्टली रिवर्स में नहीं डाल सकते। तो उसके लिए अभी क्या करते हैं? तो उसके लिए हम ये बिफोर डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल से पहले सीवेज को हम इसके थ्रू जाने देते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के तरफ जाने देते हैं, STPs, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। मतलब उसको थोड़ा कम गंदा करने के लिए या तो फिर उसको थोड़ा प्योरीफाई करने के लिए हम इसके थ्रू जाने देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय the heterotrophic microbes naturally presented in the sewage. This treatment is carried out in 2 ways. अब इस वाटर वेस्ट को कैसे प्योरीफाई करते हैं, उसमें दो क्या बोलते हैं स्टेजेस है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो अभी पढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, वो होता क्या है। तो दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लार्ज या स्मॉल पार्टिकल को फिजिकली रिमूव करते हैं सीवेजेस में से, मतलब गटर में से फिजिकली हम रिमूव कर सकते हैं लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स के जो वेस्ट है उसको। दिस आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। अब इसको भी स्टेजेस में रिमूव करना पड़ता है। वो कैसे? इनिशियली फ्लोटिंग टिब्रीज इज रिमूव बाय सीक्वेंटियल फिल्ट्रेशन। अब सीक्वेंटियल फिल्ट्रेशन करके जो ऊपर फ्लोट करते हैं वेस्ट, उसको हम रिमूव कर सकते हैं फिजिकली। देन द ग्रिट, सॉइल और स्मॉल पेबल्स, सॉइल और पेबल्स होता है, all solids that settle from the primary sludge and the supernatant forms the influent. The influent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. मतलब अब ये सब प्रोसेस कहाँ पे होता है? टैंक में होता है। एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें होता है ये सारा प्रोसेस। उसमें हम लोग ये पूरा वाटर जितना भी होता है वेस्ट वाटर वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ऊपर जो पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं उसको हम फिजिकली रिमूव कर लेते हैं। और फिर जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स है वो सेडिमेंटेशन की हेल्प से हम वो भी रिमूव कर सकते हैं। अब इसका हम सेकेंड पढ़ते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज इरेक्शन टैंक shown in figure 10.6, where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows various growth of useful aerobic microbes into flocks, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in influent. This significantly reduces the BOD, biochemical oxygen demand of the influent. BOD refers to the amount of the oxygen that will be consumed if all the organic matter is 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measured the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential. मतलब अब इस पूरे का मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग को अभी वो जो टैंक में जो भी कुछ बचा है ये सब करने के बाद, मतलब पूरा वो जो फ्लोटिंग वेस्ट है उसको रिमूव करने के बाद हमको जो बचा है वो
हम फिर से यूज करते हैं। जो वाटर बच गया है, मतलब जो क्लीन हो गया है, मतलब उसमें से सॉइल चला गया है, स्मॉल पेबल्स चले गए और जो फ्लोटिंग डेब्रीज है वो भी चले गए। अब वो जो वाटर, क्लीन वाटर मिल रहा है हम लोग को, इन सब चीजों को निकालने के बाद उसको फिर से हम ट्रीट करते हैं। तो उसमें अब लार्ज अमाउंट ऑफ टैंक में डाल देते हैं और उसके बाद उसमें जो यूजफुल माइक्रोब्स हो रहे हैं, मतलब जो माइक्रोब्स जिंदा है, उनमें हम लोग कुछ एयर पंप करते, कोई गैस पंप करते, जिसकी वजह से जो हम गैस पंप कर रहे हैं, उसमें जो एयर पंप कर रहे हैं, वो माइक्रोब्स को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये जो बीओडी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ऑक्सीजन अपने अंदर खींच सकता है, उसको देखते हैं। तो इसमें वही दिखा है, बोला गया है। और द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना बीओडी ज्यादा होता है वो उतना ही पॉल्यूटिंग पोटेंशियल में होता है। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. अब जब ये जो सब होने के बाद हम लोग वो जो पानी रहता है, जो पानी इन सब चीजों को निकालने के बाद जो बच जाता है, उस पानी को हम फिर से सेडिमेंटेशन कराते हैं। फिर दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड activated sludge. Activated sludge, a small part of the activated sludge is pumped back into the aeratic tank to serve as the in column. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here, other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen, sulfide, and carbon dioxide. These gases from biogas and can be used as source of energy that is inflammable. आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये है एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट। ऐसा दिखता है। ये सिर्फ जमीन के अंदर होता है, ये बेसिकली इतना ही ऊपर होता है। अब मैं एक और पिक्चर दिखा रही हूँ, वो देखना। ये जो पिक्चर है ये है बायोगैस प्लांट का। उसमें जो हमको अभी बायोगैस नाम आया ना, वो इसका है। उसमें बायोगैस प्लांट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो डंक वाटर, गैस होल्डर, स्लज, गैस, और इसमें CH4, CO2 और H2 आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स और स्ट्रीम्स। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद हम उस वाटर को, मतलब वो एकदम पीने लायक नहीं होता है, लेकिन कुछ और पर्पस के लिए यूज करा जा सकता है, डोमेस्टिक और पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ऐसे वाटर को हम अभी रिवर्स में और स्ट्रीम्स में छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गलून्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world till date. No man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. You are aware that due to increased urbanization, sewage is being produced in much larger quantity than ever before. However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such large quantity. So, untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increase in waterborne diseases. The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that the only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit to a sewage treatment plant situated at any place near you will be a very interesting and educational inspiration. अब अभी जो हमने पूरा पढ़ा उसमें ये दिया है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग
ट्रीट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के जो वेस्ट वाटर होता है उसके लिए भी, और वो कितना इम्पोर्टेंट है वो देखा हम लोगों ने अभी। और फिर बहुत आई गेस 12 to 15 ईयर्स बैक जब लोगों में समझ नहीं थी, वो लोग ऐसे ही पानी में अपने वेस्ट जाने दे रहे थे, एक्सक्रीटा जाने दे रहे थे, तब उनको ये पता नहीं था कि इतनी सारी डिसीजेस होती है वाटर के थ्रू। लेकिन जब अब हमको सब कुछ पता है तो अब हमने ये सीवेज प्लांट क्या बोलते हैं उसको बनाया है करके। कुछ ऐसी होती है जैसे फैक्ट्री हो गया या तो फिर अपना वॉशरूम हो गया, तो उसका जो ज्यादातर वेस्ट होता है ना, अभी कुछ जन ऐसे करते हैं कि चलो जाने देते ऐसे ही रिवर में, क्या हो जाएगा। तब उनको पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में, पर अब जब सबको पता चला है तब गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तब उन्होंने 2 मेजर प्लान बनाया था, एक गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना एक्शन प्लान। इन दोनों यमुना और गंगा रिवर को बचाने के लिए पॉल्यूशन से हम लोगों ने ये, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये प्लान्स बनाए थे। उसमें हम लोग ने जो सीवेज ट्रीट किया है ना, जैसे वाटर वेस्ट को, मतलब ये सब करने के पूरा प्रोसेस करने के बाद जो अच्छा डोमेस्टिकली यूज वाटर मिल रहा है हम लोग को, सिर्फ उसी वाटर को अलाउड किया है रिवर में डालने के लिए। और लास्ट लाइन में लिखा है कि हम लोग अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर हमारे आसपास कंट्री में या कहीं पे भी है तो हमें वो उधर जाके एक बार देखना चाहिए कि वो कैसे होता है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। 4 हम लोग कल करेंगे।